नमस्कार मित्रों, मैं नितिन ओजरकर आपका मेरे YouTube चैनल नितिन ओजरकर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और जिस चीज़ के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना है वो चीज़ है जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? अगर हम इसको शांतिपूर्वक समझे तो जीवाणु यानी जो जीव लाते हैं, जीव अणु मराठी में जीव लाना, विषाणु यानी विष लाना। और हमारे ज़मीन में यानी हम जब अनार की खेती करते हैं तो हमारे ज़मीन में असंख्य प्रकार के जीवाणु होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सोल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया और अन्य अभी नई टेक्निक से अन्य कई बैक्टीरिया अभी निर्मित हुए हैं, जिसमें जिंक सोल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया है, कैल्शियम अवेलेबल करने वाले बैक्टीरिया है, सिलिकॉन अवेलेबल करने वाले बैक्टीरिया और कई अन्य किस्म आ चुकी है। पिछले 3-4 साल से वेस्ट डिकम्पोजर नाम से एक चीज़ भी मार्केट में उपलब्ध है, जो साइंटिफिकली एनालिसिस करके साइंटिफिकली रिसर्च करके ये प्रोडक्ट आया है वेस्ट डिकम्पोजर नाम का, जो ज़मीन में जो सेंद्रीय पदार्थ पड़े हुए रहते हैं उनको सॉल्यूबल करता है, यानी उनका विघटन करता है ज़मीन में। जो सेंद्रीय पदार्थ जल्दी घुलते नहीं ज़मीन में, जो जल्दी मिक्स नहीं होते, उनको गुला के जल्दी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर का ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्जन करता है, ह्यूमस में बाद में ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्जन करता है। और निम्नलिखित ईएम सॉल्यूशन भी मिलता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस स्पोरोनिसिस है, जो बैक्टीरिया बड़े पैमाने पे जो ज़मीन में कॉम्पैक्शन आता है, यानी ज़मीन जब कड़क हो जाती है या जड़ें सांस नहीं लेती है, ऐसे वक्त में अगर आप ईएम सॉल्यूशन का यूज़ करोगे तो वो बैक्टीरिया या ईएम सॉल्यूशन ज़मीन में पोरेसिटी लाता है, ज़मीन को हवादार बनाता है, जिससे जड़ें सांस ले सके। और इन सभी बैक्टीरियाओं का उपयोग यानी जो मित्र जीवाणु बोलते हैं इनको, ये मित्र जीवाणुओं का उपयोग करके हम बड़े पैमाने पे ज़मीन को आरोग्य जो है ज़मीन का, जो हेल्थ है ज़मीन का, उसको सुधार सकते हैं। इसीलिए उसको जीवाणु बोलते हैं। बिना जीवाणु का ज़मीन नहीं रह सकता है। बिना जीवाणु का ज़मीन बंजर ज़मीन कहलाता है। और अगर हम हमारे खेती में या अनार के खेती में हो, अमरूद के खेती में हो, या जो कोई फसल आप लेते हो, वो फसल के ज़मीन अगर जीवाणुओं से परिपूर्ण नहीं है तो आपकी ज़मीन बंजर ज़मीन कहलाती है। इसलिए ज़मीन में जीव लाने का काम जीवाणु करते हैं, मित्र जीवाणु करते हैं। और इन मित्र जीवाणुओं को हमें सहेजना है और इन मित्र जीवाणुओं की संख्या हमें हमारे ज़मीन में बढ़ानी है। तो होता क्या है कि जीवाणु और विषाणु का ये सिस्टम वर्कआउट कैसे होता है, ये काम कैसे करता है हमारी ज़मीन में। तो जो रासायनिक खाद होते हैं, ये रासायनिक खाद ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद हमारे ज़मीन में जहर बनना शुरू होता है। अलग अलग सॉल्ट्स ज़्यादा बनते हैं, जिससे ज़मीन का जो पीएच है या ज़मीन का जो ईसी है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ जाता है, और जिससे ज़मीन कॉम्पैक्शन बढ़ जाता है, यानी जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके। और फिर ऐसी ज़मीनों में जहर बनना शुरू होता है। भविष्य में शुरुआत में 1-2 साल आपको बहुत अच्छी फसल मिलेगी रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके, और धीरे धीरे जैसे जैसे जीवाणु की संख्या कम हो जाएगी वैसे वैसे हमारी ज़मीन बंजर ज़मीन कहलाना शुरू करेगी और उत्पादन में बड़े पैमाने पे कमी आएगी। ये टॉपिक काफ़ी लंबा चौड़ा चलने वाला है मित्रों, कोशिश कीजिए कि ये पूरा वीडियो आप देखिए और समझिए। अब जो ज़मीन है हमारी, और ज़मीन की जो पोषक तत्व जो है, ये पोषक तत्व अगर हमारी ज़मीन में अच्छे प्रचुर मात्रा में रहेंगे तो निश्चित रूप में हमारी ज़मीन
जिसको मराठी में भी बोलते हैं कि सुपीक ज़मीन होती है, या हिंदी में कहते हैं तो उसको शक्तिशाली ताकतवर ज़मीन कहते हैं कि ऐसे ज़मीन में अगर फसल बोते हैं हम लोग, या कोई अनार का प्लांटेशन है हमारा, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग आती है, साइज़ अच्छी मिलती है। हम लोग कई जगह पे चर्चाएं करते रहते हैं कि भाई फलाना डिकरा बगीचे में अनार की साइज़ अच्छी बनती है, फलाना डिकरे बगीचे में बीमारियाँ ज़्यादा आती है, या फलाना डिकरा बगीचे में जड़ों की समस्या ज़्यादा है, पेड़ ज़्यादा मर रहे हैं, या निमेटोड का प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये नेचुरली डायरेक्टली हमारे ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हमारे ज़मीन में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं तो निश्चित रूप में फसल में उसका विपरीत परिणाम हमको देखने को मिलता है। तो मित्रों, आपके खेत में यदि किसी भी फसल को अच्छी तरह से उगाना है तो मिट्टी की उर्वरकता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई कारणों का योगदान होता है। जब हम खेत में चले तो कृषि भूमि इतनी मुलायम होनी चाहिए कि जब हम उस भूमि पर चले तो ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी गड्ढे के ऊपर चल रहे हैं। पैर धंसना चाहिए हमारे ऐसी ज़मीन में। ऐसी ज़मीन या ऐसी भूमि उपजाऊ भूमि कहलाती है। मुट्ठी भर मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक होती है। इसमें 70 से 80 प्रकार के जीवाणु होते हैं। अब 6.5 का पीएच वाली मिट्टी, जिस मिट्टी का पीएच 6.5 है, जिसका ईसी 0.5 के भीतर है, और जिसका ऑर्गेनिक कार्बन का जो स्तर है, यानी आप मिट्टी की जांच करोगे तो ये तीनों चीज़ें आपको पता चलेगी। जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन का जो स्तर है वो 0.8% से ज़्यादा है, तो ऐसे अच्छे 0.88 से ऊपर कार्बनिक ऑर्गेनिक कार्बन स्तर वाली मिट्टी की क्षारीयता का उचित स्तर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जिस पर हमारी मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता निर्भर होती है। हम कृषि में 16 विभिन्न प्रकार के खाद्य घटकों का इस्तेमाल फसल का उत्पादन करने के लिए करते हैं। अब फसलों के लिए जो 16 बुनियादी पोषक तत्व है उनको 4 हिस्सों में हम लोग बांट लेते हैं। जो पहला है वो है प्राकृतिक भोजन, जो प्रकृति से मिलता है फसलों को, जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 ऐसे पोषक घटक है जो पेड़ों को हवा, पानी और सूरज की रोशनी से उपलब्ध होते हैं मित्रों। दूसरा जो घटक है 16 बुनियादी घटकों में, जो पहले 3 है 16 में से, वो है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर 3 आते हैं दूसरे जिसको मुख्य पोषक तत्व बोला जाता है। वो होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है फॉस्फोरस और एक होता है पोटैश। ये मुख्य भोजन कहलाता है हमारे पेड़ों का। जो तीसरा जो घटक है मुख्य 16 में से, जो पहले 3 हो गए, फिर 3 हो गए, अब 3 जो बचे हैं उसमें एक होता है कैल्शियम, एक होता है मैग्नीशियम और एक होता है सल्फर। ये मुख्य पोषक तत्वों की तुलना में कम लगते हैं पर जरूरी होते हैं। अब इनके बारे में अपन और विस्तृत सेशन में जानकारी लेंगे आगे जाके, पर आप अभी समझ लीजिए कि पहले 3 होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश जिसको मुख्य घटक कहते हैं, और तीसरे होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये ऊपर के 3 जो मुख्य है फास्फोरस, पोटैश और नाइट्रोजन की तुलना में कम लगते हैं, बहुत जरूरी होता है। फिर आते हैं 9 तो आ गए आपके ध्यान में। अब जो बचते हैं 9 में से जो 7 बचते हैं वो 7 होते हैं। उसमें होता है एक लौह जिसको लोहा बोलते हैं,
दूसरा होता है जस्त, जिसे जस्ता बोलते हैं, तांबा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन और निकल। ये जो तीन होते हैं, ये जो 7 तत्व जो मैंने अभी आपको बताए, लोह, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन और निकल, ये जो 7 पोषक तत्व है की प्राथमिकता और द्वितीयकता पोषक जो बताए मैंने, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम की तुलना में बहुत कम लगते हैं। ये जो 7 सूक्ष्म अन्न द्रव्य जो मैंने बताए, ये अब इसमें से जो 1 नंबर के जो है, जैसे भाई आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये फसल को नैसर्गिक यानी प्राकृतिक तत्वों से मिल जाते हैं मित्रों। ज़्यादा चिंता की बात नहीं है वो मिलने में। प्रमुख जो द्वितीय और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, या ये तीनों को प्राप्त करने का लक्ष्य हमें रखना है। यानी 16 में से 3 तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रकृति में ही पाए जाते हैं मित्रों। पर जो बचे हुए 13 घटक है, उनके लिए लड़ाई है। जो 13 पोषक तत्व है कुछ हद तक मिट्टी में उपलब्ध है। इन्हें घटाकर मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हमें करनी होती। इन आपूर्ति किए गए खाद्य घटकों को फसल द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है। यानी अगर आप डायरेक्टली इसको डालोगे तो आपको ये जो है, अब मित्रों जो 13 घटक मैंने आपको जो बताया कि भाई ये 13 घटक जो है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जो 7 सूक्ष्म अन्न द्रव्य है वो, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये जमीन में हम डायरेक्टली भी देते हैं तो ये फिक्स फॉर्म में जाते हैं। और जब ये फिक्स फॉर्म होता है, इनको कहलाते हैं, तो इन पोषक तत्वों को फसल द्वारा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त रूप में परिवर्तित किया जाना जरूरी होता है। और जीवाणु जो होते हैं मिट्टी में, यह रूपांतर का कार्य करते हैं मित्रों। समझ में आया? अब इन विभिन्न प्रकार के जीवाणु की संख्या और दक्षता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्हें उचित मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना होगा। यानी जैसे मैंने बोला, अतिरिक्त रासायनिक खाद का ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करोगे तो निश्चित रूप में धीरे धीरे ये जो जीवाणु है इनकी संख्या कम हो जाएगी, और इनकी संख्या जैसे कम होगी वैसे वैसे ये जो रासायनिक खाद के अवशेष है वो फिक्स होने चालू हो जाएंगे हमारे ज़मीन में। उनका केमिकल रिएक्शन होना चालू हो जाएगा, ज़मीन में फिक्स होना चालू हो जाएगा, वो पेड़ को उपलब्ध नहीं होगी। आप मिट्टी की जांच करोगे तो भी आपको वो बहुत मात्रा में दिखेंगे। फिर आप बोलोगे कि हमारे मिट्टी में तो नाइट्रोजन ज़्यादा है, हमारी मिट्टी में फास्फोरस ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, फिर भी हमारे पौधे इनकी कमी दिखाते हैं, यानी उनकी डेफिशिएंसीज दिखाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मित्रों? ये सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए ये टॉपिक आज मैंने आपसे चर्चा करने के लिए लिया है। और इनको उपलब्ध कराते हैं हमारे ज़मीन में जीवाणु। जो ज़मीन में जो जीव होता है, वो हम जो खाना खाते हैं, इंसान जो खाना खाते हैं, वो खाना हमारे पेट में जाता है, पेट में एसिड होता है, पर साथ में वो एसिड को वो घोल देता है खाना, पर आगे जब इंटेस्टाइन में जाता है वहाँ पे भी बहुत सारे मित्र जीवाणु होते हैं हमारे पेट में। जो बायोटिक और प्रोबायोटिक्स आपने सुना होगा। हमारे अगर पेट में भी ऐसे कोई बैक्टीरिया कम हो जाते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं हमारे शरीर की, तो निश्चित रूप में हमें खाना पचता नहीं है, बहुत खाना खाते तो भी पचता नहीं है और खाना ऐसे ही निकल जाता है। या कोई हमारे जब पेट में विषाणु आ जाता है तो हमें दस्त लग जाते हैं मित्रों, या उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। हमारा शरीर अगर विषाणुओं को सहन नहीं कर सकता है तो हमारी ज़मीन कैसे विषाणुओं को सहन करेगी? शरीर सुदृढ़ है, पेट अच्छा है, खाना पचता है, वैसे ही ज़मीन अगर अच्छी है, ज़मीन सुदृढ़ है, ज़मीन जीवाणुओं से परिपूर्ण है, भरी हुई है, तो निश्चित मात्रा में ज़मीन में भी जो पेड़ को उपलब्ध कराने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और हमारे पेड़ सुदृढ़ और शक्तिशाली रहेंगे
रोगों के खिलाफ लड़ेंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी बढ़ेगी। इसके लिए जीवाणुओं का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब मित्रों, जो जीवाणुओं की संख्या और दक्षता, यानी जीवाणु की संख्या बढ़ाने की है और हमें ध्यान देना है उसके ऊपर। उसके लिए क्या जरूरी है, तो हमें जीवाणुओं का जो खाना है, जिसको ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। जमीन में, जिस जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा, 0.8 से ज़्यादा होगा, 0.18 से ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप में ऐसी ज़मीन में जीवाणुओं की संख्या फलती फूलती रहेगी। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल अगर आप करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहीं पर भी ये नहीं कहना आपको कि आप रासायनिक खाद को 100% बंद कीजिए, क्योंकि अच्छे उत्पादन के लिए, क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए रासायनिक खाद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पर साथ में हमें उसका ज़मीन का आरोग्य के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर हम अतिरिक्त रासायनिक ही देंगे और ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन और जीवाणुओं पे ध्यान नहीं देंगे, तो दिया हुआ रासायनिक खाद भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो दोनों को बैलेंस करना है अपने को, किसी एक को कम नहीं करना है, दोनों बैलेंस चलने चाहिए। इसलिए जीवाणुओं की संख्या हमें नियंत्रित करने के लिए, जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए उनका जो खाना है ऑर्गेनिक कार्बन, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। और ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता कैसे हमारे ज़मीन में, तो वो बढ़ता है जो बायो ऑर्गेनिक जैविक खाद है उनका इस्तेमाल करके। अब ऐसे कौन से खाद है जिससे ये ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है? एक होता है जीवामृत होता है, वेस्ट डिकम्पोजर होता है, ह्यूमिक एसिड्स होते हैं, एजेटोबैक्टर्स होते हैं, राइजोबियम होते हैं, पीएसबी होते हैं, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, बाकी अन्य सारे जीवाणु होते हैं, ईएम सॉल्यूशन होता है, गोबर खाद होता है जिसको छनिया खातर हम बोलते हैं, मुर्गी खाद होता है। ये कई किस्म के ऑर्गेनिक खाद आप ज़मीन में हर साल डालिए, जिससे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। या ऑर्गेनिक मल्चिंग होता है, ऑर्गेनिक मल्चिंग भी धीरे धीरे घुलता है। यानी ऑर्गेनिक मल्चिंग अगर आप करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर आप ज़मीन में डालोगे, तो धीरे धीरे वो सड़ेगा, ह्यूमस में कन्वर्जन होगा और उसके बाद उसका कन्वर्जन ऑर्गेनिक कार्बन में हो जाएगा मित्रों। तो भाई एक चीज़ और इसको अपने को देना है और उस हिसाब से जैविक खाद का इस्तेमाल करके जमीन की उपजीविता अपने को बढ़ानी है। अब एक चीज के ऊपर अपन और चर्चा करते हैं, जैसे जैविक खाद या बैक्टीरिया की वजह से ही हमें उपज मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारी मिट्टी में बैक्टीरिया नहीं है तो आप कितना भी रासायनिक खाद दे, उपज कम हो जाती है। इसका एक उदाहरण यह है कि जिस भूमि को, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई किसी भूमि को अगर हमने समतल कर दिया, लेवलिंग किया है, हम क्या करते हैं कि लेवलिंग जब करते हैं तो एक चीज़ का हमें ध्यान देते हैं कि भाई लेवलिंग करते समय हम लोग उस जमीन को खेड़ देते हैं ऊपर से, उसके ऊपर प्लाव चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, और रोटावेटर चलाने के बाद वो मिट्टी को लेवल कर देते। कोई जमीन ऊपर से नीचे ऐसी स्लोपिंग हो तो उसको सीधा करने के लिए अपन ऊपर का जो स्तर है 1 फीट 1.5 फीट का स्तर, उसको प्लो करके, रोटावेटर करके, टिलर मार के, कल्टीवेटर मार के उसको ट्रैक्टर से खींच के समतल कर देते हैं। ऐसी जमीन में भी आपको उत्पादकता कम मिलेगी। उसका कारण है, उसका ये कारण है कि आपने दूध देखा होगा, दूध जब हम दूध को उबालते हैं, उबालने के बाद जब दूध को ठंडा होने देते हैं, तो ठंडा होने के बाद क्या होता है, उस दूध के ऊपर मलाई बनती है, और वो मलाई ऊपर ही स्तर पर ही बनती है। कभी आपने देखा है कि दूध ठंडा होने के बाद भाई मलाई जो है वो दूध के तले में जम गई है? ऐसा कभी देखा है क्या आपने? नहीं देखा है। तो मलाई हमेशा ऊपर ही आती है। वैसे हमारे ज़मीन में जो पोषक तत्व है, हमारी ज़मीन में जो जीवाणुओं की सबसे ज़्यादा संख्या है, या हमारे ज़मीन की जो उत्पादक क्षमता है, या जो उसकी जो क्वालिटी ज़मीन की, वो पहले 1 से 1.5 फीट में होती है। अगर हम वही स्तर को हिला देते हैं, उसको हटा देते हैं, फैला देते हैं, तो उसकी सारी चीज़ें कम हो जाती है। वैसे मलाई जो होती है वो मलाई पोषक तत्वों से भरी हुई होती है दूध में, और वो ऊपर आती है। उसको अगर हम निकाल दें तो
बचता कुछ नहीं ज़्यादा पीछे। इसलिए मित्रों, जब आप ज़मीन को लेवलिंग करोगे तो ऐसी लेवलिंग की हुई ज़मीन में भी आप इनका उपयोग ज़्यादा कीजिए। रासायनिक खाद का इस्तेमाल तो करिए थोड़ा थोड़ा, पर सेंद्रीय पदार्थ जो होते हैं, ऑर्गेनिक खाद जो होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, छनिया खातर का इस्तेमाल कीजिए, ऑर्गेनिक मल्चिंग का इस्तेमाल कीजिए, और फिर वो ज़मीन की उपयोगिता बढ़ेगी और आपको उसमें से अच्छी उपज मिलना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, उपयुक्त जो उदाहरणों में आपको जो दिए हैं, ये एहसास आपको अभी ये होना शुरू हो गया होगा कि मिट्टी को जो उपज हमें मिलती है वो केवल और केवल जीवों के कारण ही मिलती है। अतः जैविक खाद का उपयोग बढ़ाने से उपज अपने आप ही बढ़ जाएगी। इस वर्ष रासायनिक खाद की जो मात्रा है उसे थोड़ा कम कीजिए। जैविक जो उर्वरक है, खाद है, उनकी संख्या बढ़ाइए और देखिए उसके रिजल्ट्स की आपकी जो अनार की फसल की जो कृषि की जो आय है वो 30% बढ़ी हुई मिलेगी, 25 से 30% बढ़ी हुई मिलेगी। ये टॉपिक के ऊपर मुझे काफ़ी दिनों से आपसे चर्चा करनी थी, इसलिए ये टॉपिक मैंने आज आपसे चर्चा करने के लिए आया था। मित्रों, इसके ऊपर गहनता से सुनिए, समझिए। आपको अच्छा लगे तो आप आपके मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके जो सुझाव हो कमेंट के माध्यम में हमें ज़रूर बताइए। मित्रों, लाइक शेयर करना भूलिए मत हमारा नितिन ओझरकर चैनल को। बाय बाय।